नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज जो आपको हाइपोथेसिस वाला पार्ट पढ़ा रही थी, प्राकल्पना, उसके आगे के भाग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं, हाइपोथेसिस क्या है। प्राकल्पना एक ऐसा विचार है जिस पे हमें अनुसंधान करना है, जिस पे अभी खोज करनी है, जिसकी अभी हमें जांच करनी है। तो पूर्व परीक्षण के लिए जो विचार हमारे दिमाग में आता है वह प्राकल्पना का रूप लेता है। उसकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं और उसकी कुछ अच्छी खूबियों के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्राकल्पना के प्रकार। प्राकल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा इसको अलग अलग आधारों पर कई प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले एम.एच. गोपाल के अनुसार प्राकल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली अशुद्ध, मिलीजुली तथा मौलिक, एंड सेकंड विशुद्ध तथा पुनर्परीक्षित। अब इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है, मौलिक, क्रूड। तो ये क्या होती हैं? ये अशुद्ध, मिलीजुली, मौलिक, मतलब ये बिल्कुल निम्न स्तर की होती हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की होती हैं। इसमें केवल सामग्री का संकलन किया जाता है, इससे किसी भी सिद्धांत की स्थापना नहीं होती है, बल्कि यह प्राकल्पना जो पहले से निर्मित सिद्धांत है उसी को दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये एक सरल प्राकल्पना का सरल रूप है, स्टार्टिंग रूप है। इसमें किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं होता। एंड सेकंड विशुद्ध प्राकल्पना, रिफाइंड प्राकल्पना, यह महत्वपूर्ण होती है। इसके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसके भी 3 स्तर हैं, सामान्य, जटिल और जटिलतम। तो इस प्रकार एम.एच. गोपाल ने 2 प्रकार की प्राकल्पनाओं का वर्णन किया है, रिफाइंड और क्रूड। गुडे एवं हट ने प्राकल्पनाओं को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। फर्स्ट है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। तो अनुभवात्मक समानताओं से जो संबंधित है, ये प्राकल्पनाएं मानव में सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं एवं विश्वास पर आधारित है। अर्थात ये हमारे जो आसपास का जीवन है, दैनिक जीवन, उसके अनुभव पर आधारित है। इनमें अमूर्तता का स्तर बहुत कम होता है और इसके द्वारा सत्यता की जांच की जा सकती है। तो यह अनुभवात्मक समानताओं पर आधारित प्राकल्पना है जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास की घटनाओं से हम बनाते हैं। सेकंड है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं विभिन्न कारकों में तार्किक अंतर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इसमें विभिन्न कारकों के मध्य संबंध देखा जाता है। इनमें तथ्यों को संकलित करके तथा उनके तर्कपूर्ण क्रम को आदर्श मानकर सामान्यीकरण निकाल लिया जाता है और उसी के आधार पर अन्य तथ्यों तथा घटनाओं की परीक्षा करने और उक्त आधार को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसमें अमूर्तता का स्तर थोड़ा अधिक होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम तर्कपूर्ण रूप से तथ्यों का संकलन करके उनके आधार पर सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। एंड नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। सामाजिक तथ्य और घटनाएं बहुत सारे कारकों के परिणामों से घटित होते हैं। इनमें जो भी अलग अलग कारक हैं उनके आधार पे हम अलग अलग प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती हैं वे कारणात्मक उपकल्पना भी उनको कहा जाता है कि किस कारक के प्रभाव से कौन सी घटना घटी, क्योंकि समाज जो है बहुत ही जटिल अवधारणा है और विभिन्न कारक इसको प्रभावित करते हैं, उसी के आधार पे समाज में घटनाएं घटती हैं। तो जब हम बहुत सारे कारकों के प्रभाव को अलग अलग रूप में देखते हैं तो यह विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना का निर्माण होता है। इसमें अमूर्तता का स्तर बहुत अधिक होता है और
इन उपकल्पनाओं में स्वतंत्र एवं निर्भर चरों के परस्पर संबंधों की प्रकृति भी दिखाई देती है कि इसमें हम जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो स्वतंत्र हैं या निर्भर हैं, यह भी हम इस प्रकार के परस्पर संबंधों की भी जानकारी हमें अपने इसमें जांच के दौरान हो जाती है। तो गुडे एवं हर्ट ने प्राकल्पनाओं के 3 प्रमुख श्रेणियां बताई हैं: अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। इसके अतिरिक्त प्राकल्पनाओं के कुछ और प्रकार हैं। फर्स्ट है वैकल्पिक उपकल्पना। प्राकल्पना को उपकल्पना भी कहा जाता है। वैकल्पिक उपकल्पना जब निर्मित उपकल्पना संकलित तथ्यों द्वारा सत्यापित नहीं होती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है और उसके स्थान पे नई उपकल्पना बना ली जाती है। तो जो ये नई उपकल्पना बनाई जाती है उसी को वैकल्पिक उपकल्पना कहा जाता है। सेकंड, द्विचरीय उपकल्पना। जब हम केवल 2 चरों के मध्य ही संबंध स्थापित करते हैं, संबंध देखने का प्रयास करते हैं, तो उसे द्विचरीय उपकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्प्रभावी उपकल्पना, जिसे नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जब 2 चरों के मध्य कोई भी सहसंबंध नहीं होता तो उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, अर्थात एक चर के मूल्यों की भिन्नता दूसरे चर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, कोई भी उससे कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसी मान्यता को हम कहते हैं निष्प्रभावी उपकल्पना। नेक्स्ट है उपयोगी प्राकल्पना। यह प्राकल्पना शोधकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका उपयोग संपूर्ण सर्वेक्षण की प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है और यह तथ्य संकलन के उपकरणों से तालमेल बिठाने में भी मदद करती है। तो उपयोगी प्राकल्पना अनुसंधान के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है सकारात्मक कथनों से संबंधित। ऐसी प्राकल्पनाएं सकारात्मक कथनों से संबंधित होती हैं, जैसे कि शिक्षा की वृद्धि से समाज का सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्राकल्पना को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ने से अपराध में वृद्धि नहीं होगी, या शिक्षा का स्तर अपराध को नीचे की तरफ ले जाने में मदद नहीं करेगा। यदि इसमें नहीं का भाव आ रहा है, नकारात्मक भाव आ रहा है, तो यह है नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना। नेक्स्ट है काम चलाऊ प्राकल्पना। श्रीमती पीवी यंग ने ऐसे पैने, अनुमान और अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो अनुसंधान के आधार बनते हैं, काम चलाऊ प्राकल्पना नाम दिया है। ये किसी भी अध्ययन के प्रारंभिक विचार होते हैं, क्योंकि प्राकल्पना तो होती ही प्रारंभिक विचार है, तो ये किसी भी अध्ययन का प्रारंभिक विचार होता है जिसके आधार पर अध्ययन या अनुसंधान आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा प्राकल्पना को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। अब सारे बात को समझने के बाद हमें यह समझ आ गया है कि अनुसंधान में प्राकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकल्पना के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, अपने अनुसंधान को दिशा प्रदान करते हैं। तो अब हम जानेंगे प्राकल्पना का महत्व। फर्स्ट है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन के उद्देश्य को जान लिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है कि हमें किस उद्देश्य को लेकर अपना अध्ययन आगे बढ़ाना है। यह अध्ययन की प्रकृति, उससे संबंधित सामग्री के विषय में संकलन में भी हमारी मदद करती है, हमें बताती है कि हमें किस राह पर चलना है और किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उचित दिशा प्रदान करना। प्राकल्पना एक पथ प्रदर्शक की भांति अनुसंधानकर्ता की मदद करती है और ये बताती है कि हमें किस दिशा में अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।
नेक्स्ट है अध्ययन के क्षेत्र को सीमित करना। प्राकल्पना के द्वारा क्षेत्र को सरल सीमित करने में, गहन और वास्तविक अध्ययन करने में हमें मदद प्राप्त होती है। प्राकल्पना अध्ययन के क्षेत्र को सीमित कर देती है, उद्देश्य का निर्धारण कर देती है, हमें उचित दिशा प्रदान करती है, जिससे हमें वास्तविक अध्ययन करने में बहुत ही मदद प्राप्त होती है। और लुंडबर्ग ने भी कहा है कि हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों, जो गलतियां हैं, उनको भी कम करने का प्रयास करते हैं। तो प्राकल्पना अध्ययन क्षेत्र को भी सीमित करती है। नेक्स्ट है अध्ययन में निश्चितता लाना। प्राकल्पना के द्वारा उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है, दिशा प्रदान कर दी जाती है, क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है, तो अध्ययन में निश्चितता आ जाती है कि हमें यह निश्चित हो जाता है कि हमें अध्ययन क्या करना है और हम बेकार की बातों में अपने समय को व्यर्थ नहीं करते, समय को खराब नहीं करते। नेक्स्ट है संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक। प्राकल्पना हमें समस्या से संबंधित तथ्यों के संकलन में भी मदद करती है। एम.एच. गोपाल कहते हैं, प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक व्यर्थ की सामग्री भी एकत्रित कर सकता है, लेकिन प्राकल्पना हमें मदद करती है कि हम संबंधित तथ्यों को ही संकलित करें। नेक्स्ट है निष्कर्षों और समाधानों की सुविधा। प्राकल्पना के माध्यम से हम निष्कर्ष और समाधान निकालने में भी मददगार होते हैं, समझ पाते हैं कि किन निष्कर्षों तक हमें पहुंचना है। प्राकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और उसी तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और ये बताया जाता है कि प्राकल्पना सत्य है या असत्य, और इसी आधार पर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। जब हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो हम सिद्धांत निर्माण भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार प्राकल्पना हमारे अनुसंधान को स्टार्टिंग से ही एक दिशा प्रदान करते हुए सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह हमें मार्गदर्शित करती है, उद्देश्यों का निर्धारण करती है, तथ्य संकलन करने में मदद करती है और संकलन के पश्चात सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। एंड नेक्स्ट है सत्यता की खोज करने में सहायक। प्राकल्पना अध्ययन को स्पष्ट और निश्चित बनाकर तथा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर सत्यता की खोज में मदद करती है और इससे वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही हम सिद्धांत निर्माण कर पाते हैं। तो इस प्रकार प्राकल्पना हमारे अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मदद करती है और हमारी पूरे अनुसंधान को अच्छा, मजबूत और साइंटिफिक बनाती है। तो हमने पढ़ा कि प्राकल्पनाएं हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जो कि पूरे अनुसंधान को एक मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ हमें सिद्धांत निर्माण तक ले जाती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने भी प्राकल्पनाओं के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख किया है। यह अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को स्पष्ट करती है, अनुसंधान को उत्तेजना प्रदान करती है, अनुसंधान की विधि को आधार प्रदान करते हुए निर्देशन करती है, प्रयोगात्मक प्रविधियों के मूल्यांकन की कसौटियाँ प्रदान करती है, सिद्धांत के निर्माण के लिए कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करती है, निगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करती है। तो हमने ये जाना कि प्राकल्पना एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि अनुसंधान को आगे बढ़ाता है, अनुसंधान को सिद्धांत निर्माण की ओर ले जाता है। यह वो जो प्रारंभिक विचार हमारे दिमाग में आया था कि हमें क्या रिसर्च करना है, समाज में किस तथ्य को हमें देखना है, उससे लेकर सिद्धांत निर्माण तक की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है।
हम शिक्षा के परिवर्तन को देखना चाहें, महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि को देखना चाहें, अपराध को देखना चाहें, या वर्तमान में स्वास्थ्य में आ रही बाधाओं को देखना चाहें, या समाज में राष्ट्र निर्माण में जो विभिन्न पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट देखना चाहें, यह सभी जो अनुसंधान के पार्ट हैं और जिससे समाज में परिवर्तन देखा जाता है, उन सभी में हमारी प्राकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। आप प्राकल्पना के बारे में पढ़ें और कुछ हाइपोथेसिस अपने दिमाग में लेकर फर्दर रिसर्च करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।